नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। आप देख रहे हैं 18 आवर्स स्वदेश। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और इस वक्त बात होगी उन डेरिवेटिव काउंटर्स की जहां पर हम देख रहे हैं लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, जहां पर कॉल्स अनवाइंड हो रही हैं और कहां होंगे डेरिवेटिव स्पेस में ऑप्शंस के जरिए बेट्स लेने के मौके। इस सब पर बात होगी। सबसे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार हमने देखा आज एक गैप अप के साथ ओपन हुआ। कल की तेजी को सस्टेन किया बाजार ने और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद जिस तरह से रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, बाजार में बनी हुई तेजी सस्टेन रही। बैंकिंग इंडेक्स, बैंक स्टॉक्स कल से ही बाजिंग थे और आज भी उन्होंने अपनी इस रैली को, अपनी इस तेजी को कायम रखा हुआ। इनफैक्ट आप बैंकिंग, एनबीएफसी सारे स्पेस को देखें, इंटरेस्ट सेंसिटिव सारे स्पेस को देखें तो वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और साथ ही अनलॉक ट्रेड से जुड़े काउंटर्स उनमें भी कल से ही तेजी बनी हुई है। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा बने हुए हैं अपना नजरिया देने के लिए। वेलकम टू द शो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका क्विक रिएक्शन जानना चाहेंगे। उम्मीद थी, ऐसी एंटिसिपेशन थी कि 17,400 तक ये रैली नॉन स्टॉप रह सकती है अगर कल अच्छी क्लोजिंग देते तो। अब हमने 17,400 को क्लोज कर लिया। अब आप क्या देख रहे हैं आगे? किन लेवल्स के लिए भी निफ्टी पर ट्रेड या बैंक निफ्टी पर ट्रेड बनता है? नमस्कार प्रियंका जी। जी देखिए, नमस्कार। जो हिसाब से टिपिकल टेक्निकल सेटअप बोलता है, टेक्स्ट बुक टेक्निकल जो है वो एक, देखिए हमने हायर लो बनाया है। हमने सोमवार के दिन देखा कि निफ्टी ने एक बार 17,000 के नीचे की क्लोजिंग दी, लेकिन वो जो लो था वो प्रीवियस सोमवार यानी कि जो 16,82 का लो था, वो लो ब्रीच नहीं हुआ और यहाँ पर टिपिकली एक हायर हाई की पूरी संभावना है। देखिए, हायर हाई कहाँ तक आ सकता है? पहला लेवल जो रहेगा 650 का रहेगा, यानी 17,650 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलनी चाहिए। और जैसे आई थिंक 350 का लेवल नेविगेट होता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह ओपन होगी 17,800 के लिए। तो जहां तक निफ्टी का यहाँ पर सेटअप है, काफी बुलिश है। आज आरबीआई पॉलिसी के दिन हम गेन सस्टेन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछला लास्ट दिन को थोड़ा रिवाइंड करें तो मार्केट में सस्टेनेंस गायब थी, यानी कि मार्केट पॉजिटिव खुलता था, उसके बाद में सेकंड हाफ में सेलिंग आ जाती थी। ऊपर के लेवल्स पर मार्केट टिक नहीं रहा था। आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग के साथ में जो सस्टेनेंस है वो देखने को मिल रही है। सुबह मार्केट खुलने के बाद 3 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर कोई सेल ऑफ का लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी में सेटअप काफी बढ़िया है। देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी कंपेरिजन में। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका क्लियर संकेत ये था कि जब हम टूटे सोमवार को, तो जो करेक्शन था वो शैलो था एज कंपेयर टू निफ्टी, और कल के सेशन में जो रिकवरी थी वो काफी शार्प थी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर 37,100 का एक लेवल आज अचीव हुआ है, बट अगला जो पड़ाव बैंक निफ्टी में दिखाई देता है 37,500 और 38,000 तक शॉर्ट कवरिंग ये इंडेक्स को ले जा सकता है। तो दोनों के दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव रुझान है। हो सकता है एक छोटा मोटा इंट्राडे में करेक्शन आए, लेकिन ये बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर रखनी चाहिए। निफ्टी में लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अब होना चाहिए 17,200 क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी के अंदर 36,500 का लेवल होना चाहिए स्पॉट के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाए। इंट्राडे में अगर कोई डिप वगैरह मिलता है तो पोजीशन बेसिस के हिसाब से बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये तो इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी हो गई, आपको स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना है अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहाँ कहाँ पिक्स रहेंगी आपकी? क्या आपको लगता है कि अब इन लेवल्स पर भी अभी भी बैंकिंग और फाइनेंस, अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो वाकई मौका बनता होगा अभी भी कई सारे बैंक्स को खरीदने का? क्या कोई ट्रेडिंग पिक्स आप आइडेंटिफाई कर पाए हमारे व्यूअर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 आइडियाज़ हैं जहाँ पर लगता है कि अभी भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो हिंडाल्को में रहेगा। देखिए, मेटल इंडेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिवर्स हुआ है। 50 दिन के मूविंग एवरेज पर मेटल इंडेक्स पहुँच चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेटल्स में जो स्ट्रेंथ है, वो जारी रहेगी। तो देखिए, मेटल्स में आपको देखना है हिंडाल्को को। हिंडाल्को का जो 460 का कॉल ऑप्शन है, इसे बाय करके चलिए। तकरीबन ₹8.25 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें मुझे लगता है कि आपको 15 से ₹18 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए ₹4 का, और ओवरऑल मेटल पैक में जो तेजी है आई थिंक बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो शॉर्ट कवरिंग के नजरिए से। देखिए, आईईएक्स में आप अगर सेटअप देखेंगे तो आज के सेशन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक ने 260 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 275 282 तक के लेवल आईएक्स में भी बनने चाहिए, जहां पर शॉर्ट कवरिंग आई थिंक यहाँ पर एक ट्रिगर बन के निकल सकता है। और स्टॉक में मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपसाइड है, खास करके जब स्टॉक ने लास्ट
2 दिन के हाईस को आज बहुत ही कंफर्टेबली निकाला है। तो ओवरऑल मार्केट मोमेंटम के साथ में हमें ध्यान देना है। लॉन्ग बिल्टअप के लिए आई थिंक हिंडाल्को में यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है। बैंक्स में अगर आप देखें तो खास करके आईसीआईसीआई बैंक सबसे फेवरेट बैंक रहेगा, जहाँ पर क्लियरली यहाँ पर रेंज शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 750 के ऊपर स्टॉक बहुत ही कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से पोजिशनली यहाँ पर आपको 800-850 तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बैंक्स में बने रहे। मेटल्स में आई थिंक फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है, जहां पर हिंडाल्को प्राइम कैंडिडेट है। और शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से आई थिंक आईईएक्स में सेटअप काफी अट्रैक्टिव दिखता है लॉन्ग। ठीक है, ऑलराइट। तो मेटल पिक से एक स्टॉक रहेगा और साथ ही दूसरा एक काउंटर नर्जी स्पेस से राहुल को यहाँ पसंद आता है। राहुल, अगर अब दूसरे ऑन काउंटर्स की बात करें जहाँ हम लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, कल ही थोड़ा सा मोमेंटम एमसीएक्स में भी दिखा था, अब आज 6% तेज है एमसीएक्स। क्या लग रहा है आपको कमोडिटी प्राइजेस? और क्योंकि एक हमने देखा जो डिस्ट्रप्शन ग्लोबली आपको दिख रही थी, अब वो कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट हुए, आपके मेटल्स अच्छे चल रहे हैं, उसका एक असर कहीं ना कहीं आप सेंटिमेंटल एक्सचेंजेस पर भी देख रहे हैं। क्या रीजन है? क्या यहाँ से और प्लस किया जा सकता है एमसीएक्स को? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो कमोडिटी प्राइसेस में यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, तो वो वॉल्यूम्स के लिए पॉजिटिव है। साथ ही में सारे के सारे जो एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे बीएसई हुआ या फिर एमसीएक्स हुआ या आईएक्स हुआ, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रुझान है। एमसीएक्स में भी आज के सेशन में फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक काफी दबा हुआ था, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा था, और आज के सेशन में स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन मूविंग एवरेजेस यहाँ पर निकाले हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्टॉक बिल्कुल तैयार है यहाँ पर 1900 रुपए तक की अपसाइड दिखाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ा रिवर्सल स्पॉट किया गया है एमसीएक्स पर। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड्स जो है वो अभी भी आई थिंक लॉन्ग के लिए फेवरेबल है। राहुल, आपके पास आएंगे, एक बार हम वेरी क्विकली आरबीआई गवर्नर के पास चलते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। Deputy Governor Ravi Shankar to address the second part relating to the discussion paper on payment charges. Thank you, Governor, again. Let me clarify that zero amounts under the fixed rate reverse repo is neither necessary nor sufficient. We are just looking at securing a reasonable control over the liquidity overhang, and we are not conditioned by any specific amount under the fixed rate reverse repo. So our rebalancing of liquidity is actually yielding the same result that you would get by the fixed rate reverse repo action, because the weighted average reverse repo rate is already at 3.80. So as I said, in the path of rebalancing, the fixed rate reverse repo falling to zero is not at all a consideration. Thank you. But Dr. Path Yeah. crore in the VRRR, banks have put only 4.5. I just wanted to know, they are not using the facility. So even if you offer 7 crore, banks are putting only 4.5 crore at the moment. What is Lata, there seems to be a problem at your end. We can't hear you. try again? So I You are wanted not to ask audible. Mr. Patra. We'll come back. We'll come back. We can't hear actually. There's some problem from your end, Sorry. and we are not able to hear. So let me go to DG Ravi Shankar to reply to the next part of the question. Thank you for asking that question, Lata, although I'm not sure I got the whole of it. I think the proposal is that we will study all charges and fees that that pervade the payment space. We will look at the incidents of all stakeholders on it. The idea is to float a discussion paper, get the feedback from all stakeholders, then take a view on the fees. So I would request that have patience until the paper comes out. Thank you. Thank you, sirs. I will move on to Madam Maithili Basunmar from ET Now. Afternoon, Governor. Thank you, Yogesh, as well. Thank you so much. Governor, you say that managing a durable, strong, and inclusive recovery is your mission. So my question really is inclusive recovery best achieved in pursuit of a K-shaped recovery or lower inflation,
given that inflation rather than growth is what monetary policy is best suited for. I'm talking about inclusive growth. I think a similar question, Maithili, I answered last time from you. So I would request this time let Deputy Governor Michael Patra take that question. Yes. So even the anchoring of inflation around a certain target is important for inclusive growth. There's a lot of research to show how monetary policy and financial inclusion, for instance, find complementarities. And one of them is that monetary policy needs to choose the correct metric for inflation. And the choice of the headline CPI is actually inclusion-friendly inflation policy. Thank you, sirs. I will move on to Mr. Anirban Nag from Bloomberg. Request him to ask his question. Yogesh ji, good afternoon, Governor. Congratulations on your second term. I had a quick question for you, Governor, in reference to your paragraph 16, where you said the objective is to re-establish the 14-day VRRR as the main liquidity management operation. And forgive me if you've already replied to that. Can you clarify if the fixed rate repo will still be held, the overnight one, especially after this 14-day RRR shift? Thank you, sir. You see, I think just as the Deputy Governor just mentioned, we don't have any specific, the fixed rate, overnight fixed rate reverse repo, we are not looking at a situation where it will be zero. That we are not looking at. But it is a part of our framework, liquidity management framework, which we released last year, that is in February 2020, where we had very clearly stated that our main instrument for liquidity management will be the 14-day. But then you have, and we are also, as you can see, we are doing longer term VRRRs also. And from time to time, we have been doing fine-tuning operations. So if, the kind of liquidity, basically the effort is that we get we control the liquidity which is floating around in the market. So therefore, whatever is left out, from time to time, we have been doing fine-tuning operations of 7 days. In between, we did fine-tuning operations of 3 days, 4 days, like that. And this statement also, I have said that while a 14-day VRRR will be the main instrument, it will be complemented by longer-term VRRR auctions and by fine-tuning operations also. The key point is that the auction route, and this I have said in the statement, the auction route will be our approach, will be our major approach, broad approach from 1st January onwards. Thank you, sir. I'll move on to Ms. Ira Duggal from Bloomberg Quint. I request her to ask a question. Good afternoon, sir. Sir, my question is on inflation. I think world over now, one is coming around to the view that transitory inflation was more wishful thinking. In India too, all the way into the second half of next year, we are projecting 5% headline inflation. Core inflation is at near 6%, even when we are saying that there is slack in the economy and the pass-through of input cost pressures is not complete. I'm just trying to understand, whether there is a little bit of underestimation of the pressures here. I understand that the data may not be suggesting a turn in policy, but the central bank is not even telegraphing the possibility of a turn in policy at this point in time, which seems a little bit, ultra dovish, if I can just use that word. Okay, I will ask Dr. Patra to reply to that, but before that, let me add 2 pieces of my wisdom for whatever it is worth. Now, I would like to say that, it's not correct. It will be unfair to compare Indian economics, Indian inflation dynamics to what's prevailing in the most advanced economy, that is the United States. What is United States inflation target and where they are? See the gap between their target and where they are.
Other advanced economies also see where is their target and where they are. So far as India is concerned, our target is 4%, plus minus 2. But if you take 4% as the main target, as the median target, we are at last two prints, we were at 4.5, and we are projecting that in Q4 this year it will go up, and thereafter for 2 successive quarters, it's at 5%. So therefore, we are fully mindful, and I have said in my statement that we are fully mindful and aware and conscious of, cognizant of the requirement to maintain price stability together with financial stability. We are looking at a composite set of factors as a central bank, which is a inflation targeting central bank, but which is also, which has got several other responsibilities. The major responsibility being to ensure financial stability. We look at a whole lot of other things, and in which, of course, inflation targeting is very important component. And thereafter, we have taken a decision, and we feel that we are very much in sync with, the evolving growth inflation dynamics, how it is playing out. Dr. Michael Patra may probably wish to add something. On core inflation, sir, in particular. Thank you, Governor. Ira, I just wanted to, before starting to answer, I just wanted to say that the debate between transitory and permanent is by no means settled. The current research suggests that there is a team permanent and a team transitory, and the transitory school keeps saying that it is just the incidence of several shocks, one after another, that is giving it a persistent character, but the individual shocks themselves are actually transitory. In fact, there is now a lot of reports saying that port congestion is unclogging and containers are getting available, so that the much dreaded supply chain bottlenecks, etc., are slowly unwinding. And the sense one gets is that there is what is called a bullwhip effect, that today's shortages will become the surpluses of tomorrow. When finished goods inventories build up in countries and all, at that time, when finished goods inventories are led on to the market, there'll be very, very little new orders, and therefore low growth and low inflation, because there'll be very weak pricing power too. Now, coming to your question, as Governor very clearly explained, in monetary policies for the medium term, not for instant reactions. And over the medium term, as we have set out in our projections, we see a peak in the fourth quarter of this year, and then inflation trending down. And if you look at our projections in conjunction with the monetary policy report, we are going to look at inflation in the range of 4 to 4.3% by the end of 22-23. So I think, inflation, the reaction to inflation always involves a sacrifice of growth. And so one must not shoot from the holster, as I keep saying. When you see the inflation hump in sight and the progress of inflation towards the target in view, I think it gives us the space to address concerns about growth, which, as Governor pointed out, is still very weak and needs policy support from all sides. Thank you. Thank you, sir. I'll move on to Mr. Bijoy Edicheria from Informist Media. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for taking my question. So you have, in the last two policy press meets, you have been very distinct in saying that the liquidity rebalancing should not be seen as policy normalization. But considering that the whole operative rates, everything seems to be moving on the towards the 4% mark, in closer and closer to the repo rate, it increasingly starts looking like there is a move to try and take the market to a level where they are comfortable, and then when the move actually happens, everybody will be comfortable with it. Is that a fair read? And did the fact that there are global spillover concerns and core CPI concerns weigh on the MPC decision today? That is your interpretation, and I would not like to validate or not validate your interpretation. I mean, I leave it to the various analysts like you to make your own interpretation. So far as RBI is concerned, whatever I have said in my statement,
I stick to that. And I mean, you are free to interpret it the way you want. And what is it that you asked about retail and this thing? I missed that towards the end. Sorry, I was asking about core CPI and global spillovers, sir, for the MPC. So I was asking whether those were factors that came up because you mentioned core CPI in detail this time, and global spillovers also has come up as a point of discussion because policy normalization is playing out in other parts of the world. So, how detailed were the discussions that actually played out on this, and did that also influence how the MPC was thinking of this? We had quite a bit of discussion on core inflation, even in my statement as well as in the MPC statement, which has been already placed in the public domain. It's there in the RBI website. We have recognized that core inflation is a policy concern. So there was a discussion in the in the MPC about core inflation remaining elevated for quite some time. And with regard to the global spillovers, the international markets today, the global markets are turning increasingly volatile to the extent that, it varies from day to day. On one day, the Omicron looks the prospects look grim. The next day, people say it's not so grim, it's rather benign. So the international markets, the global markets are volatile. And the US Fed is probably, they have said so, that they are probably looking at a faster taper. And other countries, but on the other hand, the ECB has given a completely narrative, and we are extremely watchful. But whatever it is, I think we have over a period of time, over the last couple of years, we have built up our buffers, strengthened our macro-financial stability parameters, whether you look at the banking sector or the non-banking sector, or you look at the overall the fiscal deficit numbers. Government has not, the fiscal deficits have not really, they have gone up, 6.8, it has gone up. But then it's not the way people were initially fearing it to be. And so broadly, and this is something which I think I mentioned it in the second paragraph of my statement, that the overall macro-financial, the stability parameters, so far as India is concerned, they look reasonably well in the current context. They look good. And we have built up adequate buffers to deal with any possible global spillover effect and the possible consequences therefrom. Thanks, sir. Thank you, sir. I'll move on to Mr. K. Ramkumar from the Hindu Business Line. Good afternoon, sir. I wanted to know, why is the cash intensity in the economy so high despite a sharp rise in digital transactions? And the related question is, why deposit flows in the banking system are so volatile, actually, up one fortnight, down the next fortnight? Thank you.